वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11th में पढ़ेंगे वर्गीकी सहायक साधन के बारे में। वर्गीकी सहायक साधन किसे कहते हैं? तो ध्यान दें कि किसी भी जंतु या पादप का हम अध्ययन करते हैं, किसी भी जंतु या पादप की पहचान के लिए, किसी भी पादप या जंतु की पहचान के लिए उनका वर्गीकरण, करना एवं आपको ध्यान रखना है नामकरण करना आवश्यक होता है। वर्गीकरण एवं नामकरण करना आवश्यक होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है, किसी भी जीव की हम पहचान करेंगे तो पहचान के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? उस जीव के वर्गीकरण की आवश्यकता होगी, उस जीव के नामकरण की आवश्यकता होगी। और किसी भी जीव के वर्गीकरण और नामकरण के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिनकी हमें सहायता लेनी होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्गीकी सहायक साधन कहते हैं। तो आप क्या ध्यान देंगे? किसी भी जंतु या पादप की पहचान के लिए उनका वर्गीकरण एवं नामकरण करना आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ साधनों की सहायता लेनी होती है, कुछ साधनों की सहायता लेनी होती है, जिन्हें वर्गीकी सहायक साधन कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहेंगे? वर्गीकी सहायक साधन कहते हैं। तो जिन्हें हम क्या कहेंगे? वर्गीकी सहायक साधन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्गीकी सहायक साधन कहते हैं। क्लियर हो गया? वर्गीकी सहायक साधन किससे कहेंगे? तो किसी भी पादप या जंतु की पहचान के लिए उनका वर्गीकरण और नामकरण करना आवश्यक होता है। और वर्गीकरण और नामकरण के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें वर्गीकी सहायक साधन कहते हैं। ये वर्गीकी सहायक साधन होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। किसी भी जंतु का या पादप का अध्ययन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो उनके लिए हमें आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, तथा अच्छे संसाधनों से सुसज्जित लैब की आवश्यकता होती है। तथा इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो कुछ नमूनों की आवश्यकता होती है, तथा कुछ नमूनों को परिरक्षित करने की भी आवश्यकता होती है। साथ साथ में उनके बाह्य वातावरण का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ हम साधन होते हैं, जिनका हम उपयोग वर्गीकरण में लिए जाते हैं। उन साधनों में कौन कौन से हैं? तो आप ध्यान देंगे, वर्गीकी सहायक साधन प्रमुख निम्न हैं। कौन कौन से हैं उस बारे में हमें पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला वर्गीकी सहायक साधन हम पढ़ेंगे वह है हर्बेरियम, या जिसे हम पादप संग्रहालय के नाम से जानते हैं। हर्बेरियम, या जिसे हम क्या कहेंगे? पादप संग्रहालय कहा जाता है। ये पहला साधन हमें ध्यान रखना है। दूसरा साधन आप ध्यान देंगे हर्बेरियम के बाद में, और वह आपको ध्यान रखना है हर्बेरियम के बाद में वनस्पति उद्यान यानी बोटनिकल गार्डन, तो ये हमें आवश्यक होता है। तीसरा साधन आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है संग्रहालय की आवश्यकता होती है, म्यूजियम की आवश्यकता होती है। संग्रहालय, या जिसे हम क्या कहेंगे? म्यूजियम कहा जाता है, इनकी आवश्यकता होती है। फोर्थ साधन हमें ध्यान रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है प्राणी उपवन कहा जाता है, या जिसे हम चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, या जिसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? जूलॉजिकल पार्क। तो इस प्रकार से जूलॉजिकल पार्क की हमें आवश्यकता होती है। तो अगला साधन हमें ध्यान रखना जूलॉजिकल पार्क के बारे में। पांचवा साधन हमें आवश्यक होता है, वह आपको ध्यान रखना है कुंजी, या जिसे हम चाबी कहते हैं। तो इस प्रकार से कुंजी या चाबी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है टैक्सोनॉमिक की आवश्यकता होती है। तो टैक्सोनॉमिक की आवश्यकता होती है, कुंजी की आवश्यकता होती है। छठा साधन आपको ध्यान रखना है
जिनकी हमें आवश्यकता होती है वो आपको ध्यान रखना, नियम पुस्तिका की आवश्यकता होती है। नियम पुस्तिका या जिसे हम मैनुअल के नाम से जानते हैं, तो नियम पुस्तिका या किसकी आवश्यकता होगी, हमें मैनुअल की आवश्यकता होती है। सातवां आपको ध्यान रखना नियम पुस्तिका के बाद में वह आपको ध्यान रखना है, उसके लिए आवश्यकता होती है वो मोनोग्राफ की आवश्यकता होती है। तो हमें मोनोग्राफ की आवश्यकता होगी। मोनोग्राफ के अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो हमें आवश्यकता होती है वह फ्लोरा की आवश्यकता होती है और फोना की आवश्यकता होती है। तो फ्लोरा हो गया और क्या हो गया, फोना। तो ये इस प्रकार से हमें साधन होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है वर्गीकरण में। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, निम्न प्रकार के साधन हैं जिनकी हमें वर्गीकरण में आवश्यकता होती है। सबसे पहला हम साधन देखते हैं किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में। किसे कहते हैं हर्बेरियम, तो एक बार समझ ले पहले। हर्बेरियम होता है उसमें एक सीट होती है, ध्यान दीजिए, हर्बेरियम होती है उसमें एक कागज की या गत्ते की सीट होती है इस प्रकार से, और इस सीट पर आपको ध्यान रखना है पादप नमूने को संचित किया जाता है। कैसे किया जाता है समझिए। तो आपको ध्यान रखना, जिस पादप नमूने को हमें परिरक्षित करना है, उनको परिरक्षित करने के लिए हम उस पादप भाग को प्रयोगशाला में लेके आते हैं। उसके बाद में उस कागजों के अंदर दबा करके उसको सुखाया जाता है, और सुखाया जाता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रेस होती है, उस प्रेस के अंदर हम जो पादप प्रतिरूप है उसको, लंबा पादप प्रतिरूप, अगर पादप प्रतिरूप है तो उसके लंबा पादप प्रतिरूप है तो उसको हम यहाँ तो वी शेप में या एन शेप के रूप में इस प्रकार से क्या करते हैं, उसको संचित करते हैं, उस पादप को रखा जाता है। और उसको रखने के बाद में वो पादप होता है, वो पादप भाग क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। शुष्क होने के बाद में इस हर्बेरियम में एक सीट लेते हैं, और इस सीट की साइज क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है इनकी साइज होती है 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच इनकी साइज होती है। अगर सेंटीमीटर की बात करूं तो 28.75 सेंटीमीटर से आपको ध्यान रखना है 41.25 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, साइज होती है। इस साइज की हम सीट लेते हैं। इस सीट लेने के बाद में सीट पर उस पादप प्रतिरूप को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। तो जो पादप प्रतिरूप लिया है उस पादप प्रतिरूप को हम इस प्रकार से क्या कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और उसको व्यवस्थित करने के बाद में गोंद की सहायता से चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद में हम एक साइड में क्या लगाते हैं, लेबल लगाते हैं। ये इस प्रकार से क्या किया जाता है, उसको लेबल लगाया जाता है। लेबल में आपको ध्यान रखना है संग्रहकर्ता का नाम लिखते हैं, हम संग्रहकर्ता का नाम लिखते हैं, संग्रहकर्ता का नाम लिखते हैं, संग्रह की दिनांक लिखते हैं, संग्रह की दिनांक लिखते हैं, उस पौधे का नाम लिखते हैं, तो पौधे का स्थानीय नाम लिखते हैं, इंग्लिश नाम लिखते हैं और वैज्ञानिक नाम लिखते हैं। तीनों नाम लिखते हैं, इंग्लिश एवं वैज्ञानिक नाम लिखते हैं। तो ये तीनों नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं। संग्रहकर्ता का नाम, संग्रह की दिनांक, पौधे का स्थानीय, इंग्लिश और वैज्ञानिक नाम, फिर पौधे का कुल लिखते हैं और संग्रह की दिनांक भी लिखते हैं। तो संग्रह की दिनांक लिखते हैं, संग्रह की दिनांक लिखते हैं। तो ये सारी आपको ध्यान रखने जानकारियाँ होती है, वो जानकारियाँ इस लेवल पर लगी रहती है। फिर उसके बाद में ये हमारी हर्बेरियम सीट तैयार हो जाती है। इस सीट को विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। जैसे अधिकांश भारत और इंग्लैंड में हर्बेरिया है वह बेंथम और हुकर की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित किए गए। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य वर्गीकरण प्रणाली होगी, उसके अनुसार हम इसको क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। तो आप हर्बेरियम के बारे में ध्यान देंगे तो हर्बेरियम या पादप संग्रहालय इस प्रकार के संग्रहालय होते हैं। ऐसे संग्रहालय जहां शुष्क एवं परिरक्षित, शुष्क एवं किस प्रकार के, तो आपको ध्यान रखना है परिरक्षित, शुष्क एवं परिरक्षित पादप प्रतिरूपों को विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, पादप प्रतिरूपों को विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है क्या होता है,
तो आपको धन का हर्बेरियम होता है। तो आपको एक नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है, हर्बेरियम किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के संग्रहालय जहाँ पर शुष्क एवं परिरक्षित पादप प्रतिरूपों को विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम या पादप संग्रहालय कहा जाता है। हर्बेरियम या पादप संग्रहालय में मैंने आपको बताया था, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, उस पादप प्रतिरूप को संग्रहित करके या पादप प्रतिरूप को लेकर उसको दबा करके सुखाया जाता है। उसके बाद में फिर आपको ध्यान रखना है हर्बेरियम सीट, जिनकी साइज क्या होती है, ये हर्बेरियम सीट की साइज आपको पूछी जा सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हर्बेरियम सीट की साइज क्या होती है। हर्बेरियम सीट का आकार होता है, साइज होती है वो किस प्रकार की होती है, तो आपको धन का आकार होता है, उसमें आपको धन का 11.5 × 16.5 इंच या आपको ध्यान रखना है 28.75 सेंटीमीटर से लेकर के, और आपको ध्यान रखना है जो ये तो हो गई चौड़ाई, और लंबाई होती है वो 41.25 सेंटीमीटर होती है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है क्या होती है, हर्बेरियम सीट की साइज क्या होती है, वो साइज हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपके दो सवाल बन सकते हैं। एक तो सवाल बन सकता है हर्बेरियम किसे कहते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे इस प्रकार के ऐसे संग्रहालय जहाँ शुष्क एवं परिरक्षित पादप प्रतिरूपों को विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है हर्बेरियम सीट के बारे में। तो हर्बेरियम सीट होती है उसका साइज क्या होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, हर्बेरियम सीट का साइज होता है वह कितना होता है, 11.5 से 16.5 इंच, यहाँ आपको ध्यान रखना है 28.75 × 41.25 सेंटीमीटर होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में। इसे देखा जाए तो संसार का सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो आपको ध्यान रखना है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, वह सबसे बड़ा संसार का हर्बेरियम है, जहां पर 88,000 से अधिक पादप प्रतिरूपों को संग्रहित किया गया है। भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है वह है इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है, जो कि शिवपुर कोलकाता में स्थित है। उस हर्बेरियम जो हावड़ा के पास स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है, विश्व का कौन सा सबसे बड़ा हर्बेरियम है। तो पहली जानकारी हमें ध्यान रखनी है किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में। एक बार वापस से सुन लीजिए, इस प्रकार के संग्रहालय जहाँ शुष्क एवं परिरक्षित पादप प्रतिरूपों को विशेष वर्गीकरण पद्धति में व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम में पादप प्रतिरूप को दबा करके सुखाया जाता है, उसके पश्चात में हर्बेरियम सीट पर चिपकाया जाता है। इस सीट का आकार होता है वही 11.5 × 16.5 इंच होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको हर्बेरियम सीट होती है, उस पर एक लेबल लगा होता है। हर्बेरियम सीट पर क्या लगाते हैं, हम एक लेबल लगाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इस लेबल में क्या क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है लेबल में संग्रहकर्ता का नाम होगा, यानी पौधे का की संग्रह दिनांक होगी, ध्यान दीजिए, पौधे की संग्रह दिनांक होगी। दूसरा आपको ध्यान रखना है पौधे का स्थानीय इंग्लिश एवं वैज्ञानिक नाम होता है, एवं क्या होगा, वैज्ञानिक नाम होगा, ये हमें ध्यान रखना है। फिर पौधे का स्थान होगा, पौधे का संग्रह स्थान कहाँ से संग्रह किया है उस बारे में भी जानकारी होती है। फिर उसके बाद में पौधे के कुल का नाम होता है। फिर उसके बाद में संग्रहकर्ता का नाम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है, संग्रहकर्ता का नाम होता है। ये सारी जानकारियाँ होती हैं, वो जानकारियाँ किस पर उपस्थित होती हैं, उस लेवल पर उपस्थित होती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें हर्बेरियम के बारे में ध्यान रखना है। अब हम सेकेंड बात करेंगे, और सेकेंड कौन सा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेकेंड है वनस्पति उद्यान या बोटनिकल गार्डन। तो ये पहला क्लियर हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, हर्बेरियम। दूसरा साधन, और सेकंड साधन कौन सा है, बोटनिकल गार्डन है। अब बोटनिकल गार्डन है उसमें क्या होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वनस्पति उद्यान के अंतर्गत, वनस्पति उद्यान में जीवित पादपों को अध्ययन की दृष्टि से, जीवित पादपों को अध्ययन की दृष्टि से संग्रहित या परिरक्षित किया जाता है, संग्रहित या परिरक्षित किया जाता है, यहाँ अपन लिख सकते हैं दृष्टि से उगाया जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है, क्या होगा, जहाँ पर जीवित पादपों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है, और उसका हमारा उद्देश्य होता है अध्ययन की दृष्टि से। तो इस प्रकार के क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न
जीवित पादपों को, विभिन्न जीवित पादप जातियां होगी, उन जातियों को अध्ययन की दृष्टि से उगाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, वनस्पति उद्यान या बोटनिकल गार्डन कहा जाता है। तो वानस्पतिक उद्यान होगा जिसमें जीवित पादपों को अध्ययन की दृष्टि से उगाया जाता है, और इनमें पादप होते हैं, उन पादपों पर एक लेबल लगा होता है, पादपों पर एक लेबल लगा दिया जाता है, यानी इसमें क्या करते हैं, उन पादपों पर एक लेबल लगा दिया जाता है। जहाँ पर पादपों में क्या लगा दिया जाता है, एक लेबल लगा दिया जाता है, जिस पर पादप का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम एक ही बात है, वानस्पतिक नाम एवं कुल का नाम लिखा होता है। वानस्पतिक नाम एवं किसका नाम लिखा होगा, कुल का नाम लिखा होता है। तो वानस्पतिक नाम एवं कुल का नाम लिखा होता है, जिस पर वानस्पतिक नाम लिखा होगा और उस पादप के कुल का नाम लिखा होगा। साथ में आपको ध्यान रखना है उस एवं विशेष जानकारी होती है तो भी वह लिखी जाती है। कोई विशेष जानकारी है तो उस पौधे की भी क्या की जाती है, उसके साथ में लिखी जाती है। तो विशेष जानकारी उसको भी लिखा जाता है, साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, वानस्पतिक नाम और कुल का नाम लिखा जाता है। इस प्रकार के संग्रह स्थल होंगे, उन्हें बोटनिकल गार्डन्स या वनस्पतिक उद्यान कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, वनस्पतिक उद्यान में कुछ मुख्य उद्यान है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है पादुआ वानस्पतिक उद्यान इटली। पादुआ वानस्पतिक उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है पादुआ वानस्पतिक उद्यान है जो कि इटली में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है विश्व का या संसार का विश्व का सबसे पुराना वानस्पतिक उद्यान, विश्व का प्राचीनतम वानस्पतिक उद्यान है। तो विश्व का प्राचीनतम वानस्पतिक उद्यान है वो कौन सा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो कि इटली में स्थित है, जिसे हम पादुआ वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। ये विश्व का प्राचीनतम है, इसकी स्थापना है वो 1545 में की गई। तो इस प्रकार से विश्व का सबसे पहले स्थापित किया गया वानस्पतिक उद्यान है वो कौन सा है, पादुआ वानस्पतिक उद्यान इटली में है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, आपको इंग्लैंड का जो ध्यान रखना है, जो इंग्लैंड का वानस्पतिक उद्यान है वह उद्यान होगा जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है रॉयल बोटनिकल गार्डन या रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यों, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड में स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान भी कौन सा ये है, सबसे बड़ा हर्बेरियम भी है ये। तो ये विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है, ये हमें ध्यान रखना है। रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में स्थित है, ये विश्व का सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है वानस्पतिक उद्यान है, ये हमें ध्यान रखना है। तो रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में स्थित है, और इसकी स्थापना है विलियम आइटन के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विलियम आइटन द्वारा की गई थी। तो विलियम आइटन ने इसकी स्थापना की थी, ये हमें ध्यान रखना है। ये स्थापना 1786 में की गई थी, तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तीसरा आप ध्यान रखना है इंडियन बोटनिकल गार्डन इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, शिवपुर जो कि हावड़ा जिले में स्थित है, कोलकाता में है। तो इस प्रकार से शिवपुर कोलकाता में स्थित है, और वह कौन सा बोटनिकल गार्डन है, इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में स्थित है। और यह इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता है, यह एशिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है जो कि भारत में स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता है, जो कि भारत के कोलकाता में स्थित है। और यह बोटनिकल गार्डन है, इस बोटनिकल गार्डन की स्थापना है वह रॉबर्ट किड द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट किड, इनके द्वारा की गई थी। और इन्होंने इस उद्यान की स्थापना रॉयल बोटनिकल गार्डन के नाम से की थी, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता कर दिया गया था। यह भारत का और एशिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। इस वानस्पतिक उद्यान में लगभग 110 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। इस वानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है जो सबसे बड़ा वृक्ष है, और
उस वृक्ष के बारे में जो कौतूहल का विषय है या इसमें रोचक विषय के बारे में जानकारी है, तो इसमें आप ध्यान देंगे तो यह वृक्ष है, इस वृक्ष का जो फैलाव है बहुत अधिक बड़ा है। तो ये इस प्रकार से जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन उसमें बरगद का वृक्ष प्रसिद्ध है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त आप ध्यान रख सकते हैं जो भारतीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में स्थित है, तो ये हमें ध्यान रखना है, भारतीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ, भारतीय वानस्पतिक उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। तो भारतीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है लॉयड वानस्पतिक उद्यान, लॉयड वानस्पतिक उद्यान, और लॉयड वानस्पतिक उद्यान है, यह उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना दार्जिलिंग, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। इस दार्जिलिंग के हिल स्टेशन में एक वैज्ञानिक, एक यहाँ के स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक थे विलियम लॉयड, इनके नाम पर इस वानस्पतिक उद्यान का नाम रखा गया लॉयड वानस्पतिक उद्यान, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है। तो ये कुछ वानस्पतिक उद्यान है जिनके बारे में हमें जानकारी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे, और नेक्स्ट अगला हमारा है वह टॉपिक कौन सा हो जाएगा, संग्रहालय या म्यूजियम। संग्रहालय या जिसे हम क्या कहेंगे, म्यूजियम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिए संग्रहालय या म्यूजियम किसे कहते हैं, किस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है संग्रहालय में पादपों एवं जंतुओं को परिरक्षित करके संग्रहित किया जाता है, परिरक्षित करके संग्रहित किया जाता है। इसमें जीवित नहीं होते हैं, मृत पादप एवं जंतुओं के जो भाग होते हैं या पादप एवं जंतु होते हैं उनके शरीर को परिरक्षित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ये स्कूलों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, तो आपको ध्यान रखना है ये स्कूलों, शैक्षिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययन की दृष्टि से, विश्वविद्यालय में अध्ययन की दृष्टि से संग्रहित किया जाता है, अध्ययन की दृष्टि से संग्रहित किया जाता है, अध्ययन की दृष्टि से संग्रहित किया जाता है। तो इसमें जंतुओं और पादपों दोनों को हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला के अंदर, लैब के अंदर क्या करते हैं, संग्रहित किया जाता है, जो कि हमें तत्काल संदर्भ उपलब्ध करवाते हैं, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे हमारे प्रैक्टिकल लैब है उसमें भी कुछ जंतु और पादप हैं, उनको संग्रहित करके रखा गया। इनको एक रासायनिक घोल के अंदर रखा जाता है, डिब्बे के अंदर, और जो डिब्बे के अंदर रासायनिक घोल होता है वह फॉर्मेल्डिहाइड का होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक घोल होता है, उस घोल के अंदर वे लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, इसलिए लंबे समय तक संग्रहित करके और संदर्भ अध्ययन के दृष्टि से इनके नमूनों को एकत्रित करके और संग्रहित किया जाता है। तो इस प्रकार के होंगे उसे हम संग्रहालय या म्यूजियम कहा जाता है। तो संग्रहालय में पादपों एवं जंतुओं को परिरक्षित करके संग्रहित किया जाता है, स्कूलों, शैक्षिक संस्थान, विश्वविद्यालय में अध्ययन की दृष्टि से इन्हें संग्रहित किया जाता है। इसमें जो डिब्बा होता है जिसके ऊपर हम उस पादप के बारे में, उस जंतु के बारे में सामान्य जानकारी होती है वो दी जाती है, तथा आपको ध्यान रखना है उसके अंदर घोल भरा होता है, वो किसका भरा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का। वैसे आपको जान रखना है कुछ जंतु और पादपों को संग्रहित करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग लिया जाता है। जैसे कि कीटों को संग्रहित करना है, तो कीटों को संग्रहित करने के लिए कीटों को प्लेट पर हम पिन की सहायता से उसको चिपका देते हैं, जिसकी सहायता से वे उसमें लगे हुए रहते हैं। पक्षियों एवं आपको जानते हैं बड़े स्तनधारी जंतु होते हैं, उनको संग्रहित करने के लिए उनके विभिन्न प्रकार के आंतरिक भाग होते हैं, उन आंतरिक भागों को रासायनिक पदार्थों युक्त जो रुई होती है उस रुई के अंदर लपेट करके और रखा जाता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है जो कंकाल होते हैं उनका भी संग्रह किया जाता है, अस्थियों का विभिन्न जंतुओं की होती है उनका भी संग्रह किया जाता है। तो ये सारे इस प्रकार के संग्रह किए जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, संग्रहालय या म्यूजियम कहा जाता है, जहाँ पर पादपों एवं जंतुओं के अवशेष होते हैं, उनके जो शरीर के विभिन्न भाग होते हैं या उनके विभिन्न पुष्पीय संरचनाएं होती हैं उनके बारे में संग्रह किया जाता है, उनका संग्रह करने की प्रक्रिया होती है, उसे संग्रहालय या म्यूजियम कहा जाता है। तो ये अगला हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं वो कौन सा, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर या जिसे हम जूलॉजिकल पार्क कहेंगे। तो चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क कैसे कहते हैं, तो चिड़ियाघर या जूलॉजी पार्क इस प्रकार के पार्क
जिसमें आपको ध्यान रखना है मानव द्वारा निर्मित या कृत्रिम निर्मित जो प्राणी होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उन वन्य जीवों को संरक्षित करके रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, चिड़ियाघर कहा जाता है। तो चिड़ियाघर या प्राणी उपवन इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मानव द्वारा निर्मित या कृत्रिम रूप से निर्मित जो आवास स्थल होते हैं, उन आवास स्थलों में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों की जातियों को संरक्षित रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर कहा जाता है। तो प्राणी उपवन या चिड़ियाघर किसे कहेंगे, तो आपको इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्षेत्र जहाँ पर वन्य प्राणियों को कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित आवास में सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, उसे हम प्राणी उपवन या चिड़ियाघर कहा जाता है। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसे स्थल जहां वन्य प्राणी जातियों को मानव निर्मित या कृत्रिम आवास स्थलों पर संरक्षित रखा जाता है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, संरक्षित रखा जाता है, जीवित जीवों को संरक्षित रखा जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, चिड़ियाघर होते हैं या जिसे हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, तो ऐसे स्थल जहाँ वन्य प्राणी जातियों को मानव निर्मित कृत्रिम आवास में रखा जाता है। इस आवास के अंदर इनके प्राकृतिक जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, उनके खान पान का, उनके आवास का, उनके प्रजनन का, उनकी वृद्धि का विशेष ख्याल रखा जाता है इन स्थलों में। तो ये हमें ध्यान रखना है, इन स्थलों में उन प्राणियों के आवास स्थान, उनके खान पान, उनके प्रजनन, उनकी वृद्धि इत्यादि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तथा इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों से हमें उन प्राणियों के आवास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनके जो आहार होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनके स्वभाव के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उनके जो पर्यावरण होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ये जो प्राणी उपवन या चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, प्राणी उपवन या जिसे हम क्या कहेंगे, चिड़ियाघर कहा जाता है। अगला 5वां साधन हमें ध्यान रखना है, जिसे हम कुंजी या चाबी कहते हैं। कुंजी या चाबी में आपको क्या ध्यान रखना है, ये भी एक प्रकार का आपको ध्यान रखना सहायक साधन होता है, जिसमें पादपों या जंतुओं को समानता एवं असमानताओं पर आधारित, जिसमें पादपों एवं जंतुओं को समानता एवं असमानताओं पर आधारित जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान का कुंजी या चाबी कहा जाता है। तो कुंजी या चाबी होगी जिसके अंदर पादपों या जंतु होते हैं, उन पादपों और पहचान के लिए जो पहचान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और इसमें जो कुंजी या चाबी होती है, उसमें हम किसी भी जंतु या पादप होता है उनके जो लक्षण होंगे उनको जोड़े में लिया जाता है और जोड़े में उन लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अगर पादप में आपको ध्यान रखना है कुछ लक्षण अनुपस्थित है, उपस्थित है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, एक युग्म बनाते हैं, एक जोड़े बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े का उत्तर हाँ या ना में होता है या विकल्प के रूप में होता है। अगर इसमें जैसे स्तनधारी है तो इसमें स्तन ग्रंथियां उपस्थित तो स्तनधारी हो गया, अनुपस्थित तो स्तनधारी नहीं होगा, अन्य प्राणी होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है, जिसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित है तो कॉर्डेटा होगा, नोटोकॉर्ड अनुपस्थित है तो नॉन कॉर्डेट। तो इस प्रकार से लक्षणों का अपन क्या करते हैं, एक युग्म बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं और उस युग्म या युग्मित या जोड़े के लक्षण होते हैं, उन विपर्यासी लक्षणों में एक लक्षण मान्य होगा, दूसरा लक्षण क्या होता है, अमान्य होता है। और इस प्रकार से हम उन लक्षणों के आधार पर उस जीव की या पहचान की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, कुंजी या चाबी कहा जाता है। तो कुंजी या चाबी में हमें क्या ध्यान रखना है, कुंजी या चाबी होती है जिसके अंतर्गत जीवों को समानता एवं असमानताओं के आधार पर पहचान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जिसमें लक्षण होते हैं उनको विपर्यासी लक्षणों के रूप में या जोड़े के रूप में या युग्मित लक्षणों के रूप में लिया जाता है, जिसमें एक लक्षण मान्य होता है, दूसरा कैसा होता है, अमान्य होता है। तो इस प्रकार की होगी, उसे हम कुंजी या चाबी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला हमें ध्यान रखना है मैनुअल या जिसे हम पुस्तिका के नाम से जानते हैं, नियम पुस्तिका कहते हैं।
नियम पुस्तिका होती है, इसके अंदर पादपों के नामकरण एवं वर्गीकरण से संबंधित नियम होते हैं। उस क्षेत्र विशेष के पादपों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, उनके नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, उसे हम नियम पुस्तिका या मैनुअल कहा जाता है। तो नियम पुस्तिका या मैनुअल किसे कहेंगे? नियम पुस्तिका या मैनुअल इस प्रकार की पुस्तिका होती है जिसके अंतर्गत पादपों के बारे में या जंतुओं के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, विस्तृत जानकारी होगी जिस आधार पर हम उनका वर्गीकरण और नामकरण करते हैं, उनकी पहचान की जाती है। तो पहचान के बारे में विस्तृत जानकारी युक्त पुस्तक होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे? नियम पुस्तिका कहेंगे या मैनुअल कहते हैं। फिर उसके बाद में एक शब्द आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में आपको क्या जानना है? किसी एक वर्गक के बारे में, किसी एक वर्गक या टैक्सोन होता है, उस वर्गक या टैक्सोन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, के बारे में किसी वर्गक या किसी विशेष प्रकार के जो टैक्सोन होगा उस टैक्सोन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाता है, उसे हम क्या कहेंगे? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, मोनोग्राफ कहा जाता है। तो मोनोग्राफ किसे कहेंगे? किसी वर्गक या टैक्सोन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने वाला साधन को मोनोग्राफ कहते हैं। ये भी एक नंबर की परिभाषा आपको पूछी जा सकती है। फिर अगला हमें ध्यान रखना है फ्लोरा के बारे में, यानी फ्लोरा और फोना, ये दोनों चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है? फ्लोरा होते हैं उसमें किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष के समस्त पादप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पादपों के बारे में और उनके आवास के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लोरा कहेंगे। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? फ्लोरा, इसमें किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित समस्त वनस्पतियों की बारे में विस्तृत जानकारी होती है, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। जैसे कि फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी जो ब्रिटिश इंडिया का फ्लोरा है वो फ्लोरा आपको ध्यान रखना है, तो ये भारत के बारे में जानकारी देगा। फ्लोरा ऑफ वेस्टर्न राजस्थान या फ्लोरा ऑफ राजस्थान, तो MM भंडारी का फ्लोरा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फ्लोरा है जिनके बारे में हमें क्षेत्र विशेष के बारे में, फ्लोरा ऑफ डेजर्ट राजस्थान, तो डेजर्ट के बारे में जानकारी दो। तो इस प्रकार की फ्लोरा हो जिसके बारे में हमें क्षेत्र विशेष में उपस्थित समस्त प्राणी जो वनस्पति होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम फ्लोरा कहेंगे। जबकि फोना क्या होता है? तो आपको देखना, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्राणियों के बारे में जानकारी होती है, उनके आवास के बारे में जानकारी होती है, उसे हम फोना कहते हैं। तो प्राणियों के बारे में किसी क्षेत्र विशेष में हो तो फोना, और पादपों के बारे में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लोरा कहेंगे। इस प्रकार से ये 9 प्रकार के जो सहायक साधन है जिनका हम उपयोग वर्गीकी एवं नामकरण में किया जाता है, जिन्हें हम वर्गीकी सहायक साधन कहते हैं। इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।